नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम आसपास में जो घटनाएँ हो रही हैं, उसकी आज चर्चा कर रहे हैं। नेपाल में जो भी कुछ उथल-पुथल हो रही है, संसद को और जला दिया गया है। और भी बहुत सारी जो संपत्तियाँ उसका विनाश हुआ है। वो लोगों की भीड़, उत्तेजित भीड़ जो है वो बाहर है, सबको जला रही है, तोड़-फोड़ रही है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो इस परिस्थिति को देखने समझने के लिए, उस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अ, हमारे भाई साहब और श्री जाने-माने पत्रकार, पेंटर, लेखक और चिंतक श्री अशोक आत्रेय जी। तो भाई नमस्कार साहब आदरणीय आपकी जय नमस्कार। हो। भाई आपकी साहब जय हो। आपकी जय हो, गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है बात 25 में। तो भाई साहब ये जो हो रहा है हमारे पड़ोस में पशुपति नाथ मंदिर पे भी जो है ना वो हमला किया गया है, संसद को जला दिया गया है और कोर्ट को भी जला दिया गया है, हिल्टन होटल को जला दिया गया है और चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है भारत के पड़ोस में। और भारत में कुछ लोग बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं कि अब ये अब भारत में आने वाला है। तो ये बड़ा ही एक संकट का समय है नेपाल के लिए। और जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं लगातार भारत को वीकन करने के और उसमें बाहर से बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, जैसा कि नेपाल में भी दिख रहा है। तो भाई साहब आपका स्वागत है बात 25 में और इसको समझाएं कि आप क्या समझते हैं कि नेपाल में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और आगे वो किस तरह से करवट लेगा और भारत में उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं या कि नहीं पड़ सकते। नमस्कार। एक्चुअली जैसा हम सभी लोग लगभग जानते हैं या परिचित हैं, जो दक्षिण एशिया की जो राजनीति है वो इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी इसका महत्वपूर्ण रोल रहा है और भारत भी इसका एक मुख्य पार्ट है, बल्कि एक प्रमुख पार्ट है। और इस सारी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यदि सोचें तो पिछले कई वर्षों से दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत की जो भूमिका है और उसका जो सारे की सारी स्ट्रेटजीज है उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हमेशा एक हावी रही है या किसी न किसी तरह से उसका संवाद रहा है। उसका अधुनातम और आज का जो परिदृश्य है, जो जलजला सामने आया है, उस पॉलिटिक्स का ही एक एक्सटेंशन का एक फॉर्मेट है, वो नेपाल है। इसके पहले बांग्लादेश, इसके पहले पाकिस्तान, उसके पहले हिंदुस्तान, उसके पहले नेपाल, सिक्किम, भूटान, इन सब एरियाज में चाहे चाइनीज इन्फ्लुएंस हो, चाहे अमेरिकन इन्फ्लुएंस हो, चाहे और दूसरी ब्रिटिश पॉलिटिक्स हो, साउथ एशिया किसी न किसी रूप में डिस्टर्ब रहा है और ये डिस्टर्बेंस पिछले 100 वर्षों से चला आ रहा है और ये नवीनतम अध्याय इसका नेपाल में खुला है। इसके पहले बांग्लादेश में क्रांति हो चुकी है, पाकिस्तान में सब कुछ हो चुका है और अब ये जो नेपाल का जो चैप्टर है, जो अब तक इंडिपेंडेंट स्टेट रही है, अब तक न तो अंग्रेजों की इन्होंने स्वीकार की सत्ता को, न मुसलमानों को इन्होंने एक्सेप्ट किया किसी प्रकार के आक्रमण को, और नेपाल भाग्य से या अपने किसी कारण से, जियोग्राफिकल कारण से या किसी और कारण से एक इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट ही रहा है। और जब से नेपाल की स्थापना राणाओं के टाइम में हुई और उसके बाद उसके पहले गोरखनाथ जी का गोरखाओं का ये केंद्र रहा पॉलिटिकल, तो तब तक ये एक इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट ही रहा। किंतु दुर्भाग्य से बाद में जो राजनीति ने करवटें बदली, चाहे आजादी के बाद की बात हो या उसके पहले की बात हो, लगातार नेपाल को एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिकल पॉइंट के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, कम्युनिस्टों ने इसका उपयोग किया है। और इसका लेटेस्ट जो हम देख रहे हैं रूप, वो ये है कि आफ्टर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब 17 प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंट स्टेट में, 17 लोगों ने, 17 में से 15 प्रधानमंत्री जो है वो 17 सालों में 15 प्रधानमंत्री बदल गए, बन गए। यानी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हर साल या हर 1.5 साल में, हर दूसरे साल में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है। और अब जो आज आप रूप देख रहे हैं, जिसमें एक अजीब तरह का आंदोलन है और पूरा का पूरा नेपाल जला दिया गया है, संसद जला दिया गया, यहाँ के प्रधानमंत्री के मकान जल गए, यहाँ के पार्लियामेंट जला दिए, यहाँ के इवन जो नेपाल बॉर्डर के नगर की जो सभ्यताएं हैं, हाउसेज हैं, वो भी इंडो नेपाल बॉर्डर में भी जो बस्तियां, उनको भी जला दिया गया। तो ये जो लूटपाट का जो एक अराजकता का जो दौर आज चारों तरफ नेपाल में फैल गया है,
उसका अभी धनी धोरी नहीं है। हालांकि कुछ पार्टियां क्लेम कर रही हैं, और अब ऐसा लग रहा है जब सेना ने इसको पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है, अब ऐसा लग रहा है कि 51 या 50 के आसपास पॉलिटिकल ग्रुप है जो किसी न किसी तरह से किसी न किसी राजनीतिक उससे जुड़े हुए हैं, और वो अब क्लेम कर रहे हैं कि वो अपने इसमें सरकार बनाने में, अंतरिम सरकार बनाने में उनकी भूमिका रहेगी। तो उसमें हामी नेपाल भी है और कुछ यूएसएड की संस्थाएं भी हैं जुड़ी हुई है, और भारतीय स्तर के भी लोग इससे पॉलिटिकल पावर से लोग जुड़े हुए हैं। अब देखना है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें जो जैन जी या जिस तरह के जो ग्रुप सामने आ रहे हैं, और कुछ लोगों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, स्पेशली बालेंद्र शाह को, सदन गुरु को, और एक स्पेशल लेडी को भी जो कि बनारस से की प्रोडक्ट है। तो ये अल्टीमेटली अंतरिम सरकार तो बनेगी, अब तो बात निश्चित है। किंतु कल तक के जो रात तक के जो देर रात तक की जो डेवलपमेंट है, उसमें अब यह देखना बाकी है कि कौन आएगा, विल बी द एंटरिम गवर्नमेंट में कौन आएगा, या अल्टीमेटली प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये स्थिति है। हेलो जी भाई साहब, तो इस तरह की जो स्थिति का निर्माण हुआ है जो 20 साल में, पिछले 20 साल में, जिसमें एक तरह से माना जाए कि वहां प्रजातंत्र आ गया था, राजतंत्र को उन्होंने एक तरफ कर दिया था, और राजतंत्र को सेरेमोनियल रोल में भी नहीं रहने दिया गया, और लेकिन राजतंत्र बड़े ही आराम से एक तरफ हो गया। और इसमें वामपंथियों की बड़ी ही भूमिका रही है, जो कि भारत में जिन्होंने शिक्षा पाई है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और दूसरे जो है वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का भी, मार्क्सिस्ट पार्टी का भी इसमें रोल रहा है। तो बड़े लंबे समय तक जो है वो लोग सत्ता में रहे हैं, और उन्हीं के बच्चे, जिस तरह की लेविश लाइफ दो तरह से उन्हें मिली, जैसा कि सुनने में समझने में आ रहा है मोटे मोटे तौर पे, तो एक तो अमेरिकन जो है ना वो सिस्टम ने उनको वहां बुला लिया, तो वो एक, और उस तरह की लेविश लाइफ का वो अपना चित्रण करते थे सोशल मीडिया से। और एक तो वहां पे जो जॉब और एम्प्लॉयमेंट की जो कमी है, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी की कमी है, और उसके साथ में ये भ्रष्टाचार, क्योंकि 70% वहां की जो इकोनॉमी है वो रेमिटेंस पे चलती है, जो बाहर, क्योंकि कोई भी पढ़ लिख जाता है या पढ़ने के लिए तैयार होता है उसको बाहर जाना पड़ता है। तो ये जो परिस्थितियां 20 साल में जो एक प्रजातंत्र के नाम पे जो भी कुछ चला, उसने इतना भ्रष्टाचार फैलाया, तो उसको उसमें कहते हैं कि अमेरिका की एजेंसियां, यूएसएड वगैरह, फोर्ड फाउंडेशन वगैरह, उन्होंने जैसे बालेंद्र शाह नाम का जो ये रैपर है, इसको इतना पॉपुलर कर दिया कि वो उसको मेयर बना दिया। अब उसके आगे की बात हो रही है। इसी तरह से चीन ने के संबंधित लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया। कुछ तो ये कहते हैं कि हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल वहां के नेताओं के लिए हुआ। तो इसके अंदर भाई साहब आगे की परिस्थितियां आपको कैसे लगती है? देखिए, बात बहुत ही साफ है और लगभग जानते भी है लोग, किंतु ये बात जरूर है कि इस बार का जो डिजिटल विद्रोह हुआ वो लगभग वैसे तो अनऑर्गेनाइज ही रहा, किंतु उसके पीछे का सारा सेटअप जो बहुत ऑर्गेनाइज था। यानी ये प्लानिंग पिछले कई सालों से चल रही थी कि अल्टीमेटली कभी भी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसमें कोई न कोई पार्टी या कोई न कोई देश इसके साथ जुड़ा हुआ आपको सामने नजर आएगा। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसमें लगभग सब कुछ नष्ट हो चुका है, यदि एंटरिम सरकार भी बनती है इनिशियली, उसको भी इसको रीबिल्ड करने में, नेपाल को दोबारा बनाने में कई साल लग जाएंगे। तो सबसे पहली मुख्य बात तो ये है कि अब जो आर्थिक रूप से जो लगभग नेपाल बिखर चुका है, टूट चुका है, और कहीं किसी प्रकार के कोई लक्षण नजर नहीं आते विकास के, ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात तो है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप से भी यदि काम शुरू होता है, ये तो बात निश्चित है कि कम्युनिस्टों के खिलाफ या वामपंथियों के खिलाफ एक मैंडेट बन गया है। इसका कारण ये है कि जो लोग भी सत्ता से जुड़े किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रचंड की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या दूसरे लेफ्टिस्ट लोगों का पावर ग्रुप हो, वो किसी न किसी रूप में बाद में सारे सत्ता का इन्होंने उपयोग अपने लेविश लाइफ में, अपनी वृत्तियों में, अपनी विदेश यात्राओं में, अपनी अजीब और गरीब तरह के खर्चों में उन्होंने सारा का सारा, और इसकी वजह से जो नेपाल में जो एक मूवमेंट चला, जो नेपो किड का जो मूवमेंट चला कि ये इनके बच्चों को लेविश कारों में, बड़े होटलों में घूमते हुए लोगों ने देखा, सबसे बड़ी विरोध जो हुआ करप्शन के खिलाफ हुआ। तो ये तो बात बहुत साफ है
कि एक बड़ा कैंपेन, ऑर्गेनाइज कैंपेन करप्शन के खिलाफ, लेविश लिविंग के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ हुआ जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे और सत्ता का भ्रष्टाचार के साथ में जो अय्याशी की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, उनके खिलाफ भी विद्रोह हुआ। किंतु इस विद्रोह को सपोर्ट किसने किया, को फाइनेंस किसने किया? पिछले 10 साल से, चाहे वो बारबरा इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो यूएसएड हो, चाहे कम्युनिस्टों की दूसरी सरकारें हो या विदेशी फंडिंग हो, इन पार्टियों को लगातार सपोर्ट मिला है। और जिस तरह के पोस्टर छपे, जिस तरह की कैंपेन हुए, जिस तरह से डिजिटल एक तरह से क्रांति हुई और विरोध हुआ, उसमें स्पष्ट रूप से विदेशी हाथ इसमें शामिल है। और भारत ने भी इसे न्यूट्रल तरीके से देखा है, समझा है, किंतु भारत का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के रूप में अब जो कुछ आप चीजें सामने आ रही हैं, उसमें लगता है, संभावना है कि जिस राजशाही व्यवस्था को अब तक नकारा गया है, जिस हिंदुइज्म को, हिंदू राष्ट्र को या अपनी जो भारतीय परंपरा को, हिंदू परंपरा को नकारा गया है, शायद उसका पुनरुत्थान होगा, शायद उसका रिवाइवल होगा, या एक ऐसी मिक्स्ड सरकार आएगी जिसमें सभी प्रकार के डेमोक्रेटिक ग्रुप्स के शामिल होने की संभावना है। तो भाई साहब, आपका मानना है कि भारत के पड़ोस में बिल्कुल ही और इस तरह के एक हिंदू राष्ट्र में, जो कि होता तो एक हिंदू राष्ट्र ही होता मात्र, भारत के बारे में तो बड़ी जो है ना धारणा है कि कभी हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, होगा तो ये हो जाएगा। तो भारत की क्या एजेंसियां और सरकार, ऐसा सुना है कि नेपाल के बहुत सारे लोग जो है वो योगी जी से भी संपर्क में है और मोहन भागवत से भी संपर्क में है, ये ऐसा सुना जा रहा है, मतलब ये इसमें तथ्यगत कुछ भी नहीं है। तो योगी जी के इसमें तो आप क्या इन्फ्लुएंस देखते हैं, क्या इन्फ्लुएंस, क्या उस तरफ राजाशाही की तरफ में जाने की संभावना है इसके, इस पूरे देखो, नेपाल की, क्या देख रहे हैं? पूरी तरह सफाई की तरफ तो नहीं जाएंगे, किंतु अभी जो जो परिस्थिति जो बनी है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, इसका विकल्प साम्यवादी जो करप्ट सिस्टम रहा है या जो पावर ग्रुप रहे हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे दक्षिणपंथी ने वामपंथी मार्क्सवादी ग्रुप के लोग हो, उनको तो एक्सपोजर उनका तो हो ही गया। और वो निश्चित रूप से जनता ने उनको, जो कुछ आज हुआ है, वो उस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ हुआ है, उस करप्शन के खिलाफ हुआ है। जनता ने आज जो कुछ भी किया है, नोइंगली अननोइंगली अराजकता जो फैली है, वो साम्यवादी जो चिंतन से जुड़े लोग थे, जो प्रिविलेज्ड क्लास के लोग मजे ले रहे थे, सत्ता का भोग कर रहे थे, उसके खिलाफ, चाहे वो साम्यवादी हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे मार्क्सवादी हो, उन सरकारों के खिलाफ मैंडेट दिया गया है। और अब तक ऐसा कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो नहीं है, किंतु चूंकि नेपाल की परंपरा, यहाँ का हेरिटेज, पहला बड़ा हिंदू राज्य, पूरे वर्ल्ड में बड़ा हिंदू राज्य नेपाल रहा है, और इसकी स्थापना सारी गोरखनाथ जी से, गोरखाओं से बनी। इवन गोरखाओं के बारे में कहा है कि यदि गोरखा जैसी सेना, इवन हिटलर ने कहा है कि यदि गोरखा जैसी सेना हमारे पास होती तो पूरे वर्ल्ड में आज हम राज कर रहे होते। तो दे आर सो सिंसियर, सो मच डिवोटेड टू नेशन एंड नेशनलिज्म, कि उनके बारे में, उनको आज उनके बारे में सोचना एक बहुत बड़ी बात होगी। और इस स्टेट को स्टेबल बनाने के लिए जितने प्रयास हिंदुस्तान को या इंडिया को करने चाहिए, वो करना जरूरी। इसके संकेत मिल रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन होगा। और जैसा आपने कहा था कि कुछ नेता मिले हैं, गोरखनाथ जी, आदित्यनाथ जी के फोटोज भी आए हैं, नेपाल के लोग मिलते भी हैं। और उनका तो वहां, क्योंकि एक मठ है, जिस तरह गोरखपुर में मठ है, वैसे पूरा पूरा जो मंदिर है, बड़ा मंदिर जो नेपाल का, उसमें भी पूरी की पूरी सेवाएं जो है वो हिंदू ग्रुप्स की सेवाएं हैं। और उसको अटैक करने की भी कोशिश की गई, तो उसको भी किसी तरह से आगे बढ़ने नहीं दिया, और अल्टीमेटली सेना ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन भाई साहब, ये अटैक करेंगे कौन, मतलब किस तरह की प्रवृत्ति के लोग? एक जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो एक सिंबल है हिंदुइज्म का, सिर्फ नेपाल का नहीं, नेपाल और भारत का और सारे ही हिंदू समाज का, उसके ऊपर इस तरह का अटैक करेंगे क्यों, कौन करेंगे? और दूसरी एक बात है कि परिस्थितियां कुछ भी हो, एक लंबे समय से चाहे IC-814 की हाईजैकिंग हो, नेपाल को पाकिस्तान की ISI ने भारत को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिस तरह से वहां इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, कोई भी आदमी पैसे लेके आ जाएगा, तो शायद उसका इस्तेमाल उसका एक लंबा इतिहास है।
तो ये किन लोगों ने पशुपतिनाथ मंदिर पे इस तरह का जो है वो नीच किस्म का काम किया होगा और उसके आगे क्या